नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस वीडियो में हम थर्ड क्वार्टर के जो जीडीपी रेट्स के परसेंटेज आए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आपको इस वीडियो वीडियो में बहुत अच्छा एनालिसिस देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहें हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। अक्टूबर दिसंबर 2023 तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 8.4% रही, जो पिछले साल की समान अवधि में लगभग आधी यानी 4.3% थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इकोनॉमी में 17% की हिस्सेदारी वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 11.6% की ग्रोथ हासिल करी है, जो पिछली दिसंबर तिमाही में -4.8% थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि करीब 30 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया था कि दिसंबर तिमाही में विकास दर 6% से लेकर 7.2% यानी 7.2% के बीच रह सकती है। इवन आरबीआई ने भी तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक विकास दर इससे कहीं आगे निकल गई। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसओ ने आंकड़े जारी किए। तीसरी तिमाही के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार ने पूरे वित्त वर्ष यानी 2023-24 के जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.6% रहने का अनुमान लगाया, यानी उन्होंने इसे रिवाइज कर दिया गया है। पहले वाले अनुमान से ये 0.3% ज्यादा है। जीडीपी के ये आंकड़े पिछले 5 तिमाही के मुकाबले सर्वाधिक हैं। इससे पहले अप्रैल जून 2022 तिमाही के में विकास दर 13.1% थी, जो कि कोविड के बाद में जो ग्रोथ डिटेक्ट हुई थी उसके अंदर ये आंकड़े आए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी का आकार यानी जो हमारी जीडीपी का साइज है वो 43.55 लाख करोड़ यानी 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 40.35 लाख करोड़ था। हालांकि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 0.8% कम रही, जो पहले 5.2% थी। यानी जो गवर्नमेंट का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, तो हम लोग लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आज की डेट में बन चुके हैं। आइए जानते हैं ऐसे वो कौन से मेन कोर 8 सेक्टर्स हैं जो जीडीपी में मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी क्या ग्रोथ रेट रही, किस सेक्टर ने ग्रो किया या किस सेक्टर ने ग्रो नहीं किया। इन्हें हम नंबर्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। ये है वो मेजर सेक्टर और उनका कंपैरिजन पिछले साल की सेम ड्यूरेशन में। मैन्युफैक्चरिंग ने इस बार 11.6% ग्रोथ मिली है, जो कि पिछले साल इसी ड्यूरेशन में वो नेगेटिव था यानी -4.8 था। जो कृषि है वो पिछले बार 5.2% थी, इस बार उसने -0.8% की ग्रोथ उसे मिली है। कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है, जो पिछले बार 9.5 था, इस बार भी उतना ही है। माइनिंग के अंदर जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। लास्ट टाइम ये 1.4 था, इस बार ये 7.5 है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ग्रोथ दिख रही है, पिछले बार ये 8.7 था, इस बार ये 9.0 है। जो होटल एंड ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हमें डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये पिछली बार 9.2 था, जो इस बार 6.7 है। रियल एस्टेट के अंदर भी लगभग लगभग सेम सिचुएशन ही है, डी ग्रो है पर ये बहुत ज्यादा डी ग्रोथ नहीं है। उसी तरह पब्लिक एंड सर्विस सेक्टर के अंदर भी जो 3.5% था पिछली बार, इस बार ये 7.5% है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और नंबर यहाँ पर शेयर करूंगा। वो नंबर ये है, आईएमएफ के नंबर्स हैं ये।
ये IMF के नंबर ये बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज हैं वो किस तरह से अभी ग्रो कर रही हैं और इंडियन इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है। IMF ने इस डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जो एडवांस इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग लगभग जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो या तो अभी माइनस में है या एकदम बहुत ग्रो नहीं कर रही है या वो डी ग्रो कर रही है या उनकी ग्रोथ रेट बहुत कम है। जिसके अंदर आप यूएस को देख लीजिए, उसका ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन घटता ही जा रहा है। जर्मनी जिसने अभी माइनस में रिकॉर्ड करी है अपनी ग्रोथ रेट। जापान ये भी देखिए 1.9%, फिर 0.9% और 0.8%। यानी वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो अभी स्लो डाउन से गुजर रही है। वहीं जो दूसरा सेगमेंट है इसके अंदर, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उसके अंदर चाइना और इंडिया ये दो बड़े कंट्रीज हैं। चाइना का भी आप प्रोजेक्शन देखिएगा तो यहाँ 5.2%, फिर 4.6% नेक्स्ट ईयर के लिए और उसके नेक्स्ट ईयर के लिए 4.1%। इंडिया का नंबर यहाँ पर इन्होंने 6.7% दिया हुआ है। और अभी के जो नंबर्स आए हैं उस हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा ही होगा, और जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, ये जो प्रोजेक्शन दिया है इस प्रोजेक्शन से ऊपर ही इंडिया के नंबर जाएंगे। रशिया की भी आप देखें तो उसमें वॉर इफेक्ट साफ यहाँ पर दिखाई देता है कि 3.0 से 2.6 और फिर 1.1। जो मिडिल ईस्ट और एशिया में एक इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है वो है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया ने भी माइनस से ग्रो करके 2.7 और 5.5 तक का उनका प्रोजेक्शन है। इसके बाद में मैं कुछ और नंबर आपको बताता हूँ। उसी डेटा को वर्ल्ड के तीन जोन में उन्होंने बांट दिया है। एक है ग्लोबल इकोनॉमी, जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का एवरेज है। उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 3.2% से 2025 में होगी, 2024 में 3.1% के आसपास, जो कि पिछले साल भी उतनी ही थी। जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो एडवांस इकोनॉमीज अभी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है। और जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो है हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है। इसके अंदर एशिया भी आता है और इसके अंदर सऊदी अरेबिया का रीजन भी आता है। अब मैं एक और चीज आपको भारत के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में किन किन सेक्टर्स में भारत ने बहुत ज्यादा फोकस किया है या कहाँ पर पैसा लगाया है, जहाँ से उसे इकोनॉमी में रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो क्या फायदा हो रहा है। ये देखिए, जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 2014-15 के आसपास 72,000 रुपए थी सालाना, जो कि अभी 98,000 है। एलपीजी कनेक्शन लगभग 14 करोड़ थे, अभी 31 करोड़ है। फिर उसके बाद में शौचालय का डेटा भी है। यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास थे, यहाँ पर अभी 11.5 करोड़ है। यूनिवर्सिटीज जो पहले 676 थी, अभी लगभग 1,168 के आसपास है। मेडिकल कॉलेजेस जो 2014 में 387 थे, अभी 706 हैं। मेट्रो रेल जो 2014 में सिर्फ 5 शहरों में थी, अभी लगभग 20 शहरों में है। फिर उसके बाद ऐसे ही आप बहुत सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको ये बताएगा कि इंडिया में किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। जैसे एयरपोर्ट, 2014 तक लगभग 74 एयरपोर्ट थे और आज 2023 में 149 एयरपोर्ट्स हैं। तो ये था कुछ डेटा जो मैंने आपको बताया, जो जो आईएमएफ का डेटा भी था और जो प्रोजेक्शन का डेटा भी था। और उसमें वो डेटा भी था कि जिसमें इंडियन इकोनॉमी में कहाँ कहाँ पर फोकस हो रहा है और कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब हमारे विश्लेषण में आगे चलते हैं। चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 की तीसरी तिमाही, जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 8.4% प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, खनन और कंस्ट्रक्शन उद्योग ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। इन तीन में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि इसने लगातार दूसरी तिमाही में भी दोहरे अंकों की ग्रोथ रेट रजिस्टर करी है। इससे इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ने का मतलब है कि देश में संपत्ति का निर्माण हो रहा है और लोगों को ज्यादा रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसओ के इन आंकड़ों को अधिकांश विशेषज्ञों ने उम्मीद से बेहतर बताया है। एनएसओ ने अर्थव्यवस्था को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं
उससे यह भी पता चलता है कि कृषि क्षेत्र की विकास दर के खास नहीं रहने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था 7 से 8% तक ग्रो कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है। और इस बार कृषि में जो ग्रोथ रेट नहीं आई है, उसके बावजूद भी हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 8.4% के आसपास रही है। बिजली, गैस, जल आपूर्ति सेक्टर की वृद्धि इस दौरान क्रमशः 9% और 8.7% रही। दोनों तरह के सर्विस सेक्टर यानी वित्तीय और ट्रेड होटल्स आदि की विकास दर 7% के नीचे बनी हुई है, और इसका प्रदर्शन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले कम रहा है। ये जरूर सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। 2023-24 में अप्रैल से जनवरी के दौरान देश का जो टैक्स कलेक्शन है, जो राजस्व टैक्स से जो कलेक्शन होता है, वो लगभग 18.8 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष इस अवधि में 16.9 लाख करोड़ था। यानी लगभग 11.3% की ग्रोथ टैक्स कलेक्शन के अंदर भी रही। सब्सिडी, फूड, उर्वरक, यूरिया, पोषाहार और पेट्रोलियम पर केंद्र सरकार की सब्सिडी अगले वर्ष 6.02 लाख करोड़ से घटकर 5.43 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ये भी नेक्स्ट ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। वी अनंत नागेश्वरन जी, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके हिसाब से विकास दर का आंकड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है, और ये चौथी तिमाही के अंदर भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। तो इस वजह से जो भारत की जो इकोनॉमी है, वो आने वाले समय में भी ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहेगी। तो ये था आज का विश्लेषण। अगर आपको ये डेटा, ये एनालिसिस पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।